तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं आज आप लोगों से एग्रीकल्चर में क्रॉप पर। तो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर क्रॉप में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स ब्रिंजल, मतलब हम बात करेंगे बैगन के बारे में। तो पहला ही क्वेश्चन आप लोगों से बैगन में पूछा जाता है कि भाई बताइए इसका वानस्पतिक नाम क्या है। जी, इसका आप लोगों से बॉटनिकल नेम पूछा जाता है। जी, वनस्पतिक नाम आता है, तो बताइए इसका क्या वनस्पतिक नाम बनेगा बच्चों। तो जो बैंगन होता है इसका वनस्पतिक नाम होता है सोलेनम मेलोंगेना। क्या ये नाम सही है? बोले यस सर, बिल्कुल सही है। क्या नाम है? सोलेनम, ठीक है, मेलोंगेना, ये नाम है बैगन का। चलिए बोले यस सर, बन जाएगा, पेपर में भी पूछा जाएगा तो ठीक है। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर इसे सोलेनम मेलोंगेना के नाम से जानते हैं बैंगन को। चलो, क्या इसका दूसरा कोई और भी नाम है? क्या बैगन को कुछ और दूसरे नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग कहते हैं अदर नेम, अन्य नाम? जी, बोले यस सर, इसका अन्य नाम भी है। क्या है बच्चों इसका अन्य नाम? इसके अन्य नाम में हम लोग, ठीक है, एग प्लांट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एग प्लांट इसका अन्य नाम है। जी, बोले यस, बिल्कुल ठीक है। अब फ्रेंड्स, ये जो हमारा बैगन है ये किस परिवार में पैदा हुआ? यदि आप लोगों से फैमिली का नाम पूछ लिया जाए, जिसे हम लोग परिवार कहते हैं, या इसी को कहा जाता है कुल, इसी को क्या कहा जाता है? कुल के नाम से जाना जाता है। तो बताइए इसका क्या कुल होगा? तो फ्रेंड्स, इसके कुल का नाम होगा सोलेनेसी। क्या होगा? सोलेनेसी इसके परिवार का नाम है। जिस परिवार में ये पैदा हुआ है उस कुल का नाम क्या है? सोलेनेसी है। तो क्या इसमें और भी कोई दूसरे फसल आती है? सोलेनेसी में यदि हम चर्चा करें तो और क्या क्या आता है भाई? आप सभी लोगों ने कभी ना कभी जरूर पढ़ा हुआ होगा। क्या क्या आता है सोलेनेसी में? तो सर सोलेनेसी परिवार में, ठीक है, यदि हम चर्चा करें, ठीक है, तो इसमें धतूरा आता है इसी परिवार में। इसी में क्या आता है हमारा? आलू आता है। इसी में क्या आता है? टमाटर आता है। इसी सोलेनेसी परिवार में, जिस परिवार में बैगन आता है उसी परिवार में क्या आता है हमारा? बस इसी परिवार में हमारा पोटैटो, आलू आता है। आलू भी इसी परिवार का सदस्य है। टोमेटो यदि आएगा तो टोमेटो भी क्या है हमारा? टमाटर भी इसी परिवार का सदस्य माना जाता है। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है। जो हमारी मिर्च वगैरह होती, मिर्च भी इसी परिवार का सदस्य है। और तंबाकू जो है, तंबाकू भी इसी परिवार का सदस्य माना जाता है। तो बोले यस, काफी बढ़िया परिवार है सोलेनेसी, जिसमें हमारा बैगन शामिल है। बोले चलिए ठीक है भाई, क्लियर। गुणसूत्रों की संख्या यदि आपसे आ जाए तो क्या लिखोगे? गुणसूत्रों की संख्या, मतलब नर और मादा की संख्या क्या होगी बैगन में, जरा मुझे बताइए। बैंगन में नर और मादा की संख्या, जिसे हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम नंबर, तो इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? जी, गुणसूत्र कितने होंगे? तो सर इसमें गुणसूत्र होते हैं 2n बराबर 24। 2n बराबर क्या होते हैं? 24 होते हैं। नर और मादा की जो संख्या को इंडिकेट करते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरे, ठीक है, ठीक है, पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं। बोले चलिए ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। अब यहां से यदि मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे दूं, ठीक है, जरा देखिएगा, ब्रिंजल ऑल्सो नोन एज, ये आ चुका है पेपर में क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखकर आप जरा सॉल्व कीजिएगा। ब्रिंजल ऑल्सो नोन एज मतलब बैगन को, ठीक है, किस अन्य नाम से, किस अन्य नाम से
जाना जाता है, बैगन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ठीक है, क्या स्टूडेंट्स इसे, ठीक है, स्लैसो घीन के नाम से जाना जाता है, या स्टूडेंट्स इसे उवेर गाइन के नाम से जाना जाता है, या स्टूडेंट्स इसे, ठीक है, मेलोंगाइन के नाम से जाना जाता है, या स्टूडेंट्स ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। जी, अब इस क्वेश्चन का यदि आप आंसर दे पाए तो बहुत, ठीक है, अच्छी बात होगी। यदि बन जाए तो जरा हमें बताइए। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दे पाते हैं। क्या होगा इसका मतलब, बताइए। जी, क्या लिखा हुआ है? सोलैप्सो, ठीक है, सोलैसो जिन, सोलैसोजिन, इसके बाद में ऑब्जिन, जी, मेलॉन्जिन, क्या नाम से जाना जाता है इसे? अब ये जो अन्य नाम है, एक तो नाम हमने आपको एग प्लांट बता दिए थे, एग प्लांट मतलब होता है बैगन। एक नाम हमने क्या बताए थे, बैगन का नाम एग प्लांट। ये तो बहुत सारे बच्चों को पता होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जाती है, इसको एग प्लांट ही कहते हैं। लेकिन यदि आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया इसका कोई और दूसरा नाम है क्या, ठीक है, तो फिर आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जी, तो क्या होगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर नहीं है। तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है ऑवर्जिन। क्या कहा जाता है? ऑवर्जिन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। जी, चलिए, बनेगा पेपर में यदि यहां से पूछा जाए तो आपको क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलिए, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये अन्य नाम से पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आप मुझे बताइए, ठीक है, जो, ठीक है, आवर्लाइन लिखा हुआ है या ऑर्जिन जिसे हम लोग कहते हैं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब बैगन ही होता है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है बैगन, इसको बैगन ही कहते हैं। बोले चलिए भाई, ठीक है, क्लियर है। अब बताइए सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन इसमें पाया जाता है? बैगन में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है, बी पाया जाता है, या सी या डी? कौन सा विटामिन पाया जाता है? ब्रिंजल फूड, ठीक है, आर गुड सोर्स ऑफ कौन सा, ठीक है, विटामिन इनमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? यदि आंसर आएगा तो क्या लिखेंगे आप? किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे, जरा बताइए। क्या करेक्ट आंसर लग रहा है आप लोगों को? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या विटामिन डी? विटामिन सी। ओके, विटामिन सी स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, विटामिन सी आपका राइट आंसर नहीं है। क्या होगा आपका राइट आंसर, बताइए। ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए के साथ आप जानना चाह रहे हैं। ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। जी, क्या होगा बताइए। ऑप्शन बी जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर राइट आंसर होगा। विटामिन बी क्या पाया जाता है? हाई सोर्स ऑफ विटामिन होता है किसमें? ब्रिंजल में। तो बनना चाहिए आप लोगों से, यदि यहां से पेपर में यदि क्वेश्चन निकलता है तो। बनेगा? बोले हाँ सर, बिल्कुल बन जाएगा। अब
विटामिन बी इसमें ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो कोई ना कोई पिगमेंट इसमें पाया जाता होगा क्या, कोई तत्व पाया जाता है कि इसमें क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, विच पिगमेंट प्रेजेंट इन ब्रिंजल, मतलब बैगन में कौन सा तत्व पाया जाता है, बैगन में कौन सा पदार्थ या तत्व जिसे हम लोग कहते हैं तत्व पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है जरा बताइए, एंथोसाइनिन पाया जाता है। ओके, चलिए अच्छी बात है भाई, एंथोसाइनिन का नाम आप यहां पर देना चाह रहे हैं, ठीक है। चलो, तो एंथोसाइनिन ये पाया जाता है, ये तत्व पाया जाता है, बोले नाम है इसका क्या, एंथोसाइनिन। चलिए राइट आंसर है भाई, एंथोसाइनिन नाम का तत्व पाया जाता है। अब यदि मैं आप लोगों से पेपर में पूछ लूं कि भाई बताइए बैगन का बैगनी रंग किस कारण से होता है, बैगन का बैगनी रंग किस कारण से होता है, किस कारण से होता है, एनीवन, बैगन का बैगनी रंग, आप कभी भी मार्केट में जाते हैं बैंगन आपको बैगनी रंग का मिलता है, बोले हाँ बिल्कुल मिलता है। और एक हरा रंग भी होता है, आजकल जो बैगन है वो हरे रंग के भी होते हैं, तो हरा रंग जो है वो क्लोरोफिल के कारण से होता है, बैंगन यदि आप हरे वाले लेते हैं तो वो क्लोरोफिल के कारण से हरे होते हैं, लेकिन बैगन जो ब्रिंजल कलर आपको मिलता है देखने के लिए बैगन वाला, वो किस कारण से होता है, उसका कोई आंसर जी। तो बेटा बैगन में जो पिगमेंट पाया जाता है ना, ये वही पिगमेंट है, बैगनी रंग का कारण एंथोसाइनिन ही है, एंथोसाइनिन के कारण से ही बैगनी कलर होता है, कौन सा कलर होता है, बैगनी कलर होता है, बोले यस बन जाएगा सर, बैंगन में जो तत्व पाया जाता है ये बैगनी कलर के कारण से ही होता है, तो बोले यस बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स बैगन को यदि आप लगातार खाओगे तो आपके शरीर में एक प्रकार का जहर जो है वो इकट्ठा हो जाएगा, सभी चीज ऐसी नहीं, कोई भी सब्जी यदि आप लगातार खाओगे तो वो आपको साइड इफेक्ट करने लगेगी, आप मक्का लगातार खाओगे तो आप साइड इफेक्ट मक्के का होगा, गेहूं खाओगे, गेहूं की रोटियां यदि आप लगातार खाओगे तो आप साइड इफेक्ट के शिकार होंगे, सभी चीजें लगातार नहीं खानी है। और हम क्या करने लगे हैं, हम लगातार गेहूं का सेवन करने लगे, जबकि ये गलत बात है, हमें गेहूं का लगातार सेवन नहीं करना है, ठीक है, मतलब 4 दिन 5 दिन आप गेहूं का सेवन करें तो फिर 2 दिन जो है आप किसी और चीज का सेवन करें, ठीक है, बाजरे की रोटी है, ज्वार की रोटी है, मिक्स आप ग्रेन ले लीजिए, लेकिन आप फॉलो नहीं करते, आप सुनेंगे आप बोलेंगे हाँ आप करेंगे लेकिन नहीं करते हैं, प्रॉब्लम यहीं पर है। 3-4 अनाजों को आप मिक्स करके बना लीजिए या किसी सेपरेट को बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में मक्का बना लीजिए, ज्वार है, बाजरा है आपके पास में, इनको आप चाहो तो मिक्स कर दो मोटे अनाज को, ठीक, उनका आप यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें टॉक्सिक कंटेंट पाए जाते हैं सब में, और एक ही समान यदि एक ही प्रकार का कंटेंट यदि आपके बॉडी में इकट्ठा होते रहेगा तो दिक्कत क्रिएट होना चालू हो जाती है। तो विच टॉक्सिक कंटेंट प्रेजेंट इन ब्रिंजल, बैगन में कौन सा जहरीला तत्व होता है, बैंगन में कौन सा जहरीला तत्व होता है, बताइए कौन सा जहरीला तत्व होता है बैंगन के अंदर में, नहीं मालूम, चलिए बैंगन में जो जहरीला तत्व होता है उसका नाम है सोलेसोडाइन, क्या नाम है उसका, सोलेसोडाइन, ये तत्व पाया जाता है बैगन में जो काफी मात्रा में क्या होता है, जहरीला होता है, ठीक है।
मतलब इतना भी नहीं कि नहीं खाना है बैगन, फिर तो सारी चीजों में जहरीला तत्व मौजूद है। खाना है लेकिन लगातार एक ही चीज नहीं खाना है, ठीक है, याद रखिएगा। बोलिए यस, बिल्कुल ठीक है। अब इस बैगन की उत्पत्ति कौन से देश से हुई होगी? इसका यदि आपसे ओरिजिन कंट्री पूछ लिया जाए कि भैया बताइए कौन से देश में ये पैदा हुआ है, उत्पत्ति बताइए इसकी, उत्पत्ति स्थान या उत्पत्ति वाला देश कौन से देश में पैदा हुआ है? तो फ्रेंड्स ये इंडिया में पैदा हुआ है। कहां पर? इंडिया में। बोलिए सर। भारत में ये पैदा हुआ है, इंडिया में ये पैदा हुआ है। बोले चलिए ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में पेपर में आप लोगों से इसका क्या पूछ लिया जाए? इसका पूछ लिया जाए टेस्ट वेट। टेस्ट वेट क्या होता है स्टूडेंट्स? टेस्ट वजन। टेस्ट वजन होता है बैगन के 1000 बीजों का वजन, किसी भी फसल के 1000 बीजों का वजन। जैसे चने का टेस्ट वेट बोलेंगे तो भैया चने के, ठीक है, चना मोटा है लेकिन चने के 100 बीजों का वजन, ठीक है, और मक्का मोटा है 100 बीजों का वजन, गेहूं बारीक है तो 1000। बोलिए यस सर। तो जिनके 1000 दानों का वजन किया जाता है जी, वेट ऑफ 1000 सीड्स, 1000 दानों का वजन कितना? 1000 दानों का वजन, उसे कहते हैं टेस्ट वेट। कितना होता है? बैगन के दाने देखियो बहुत बारीक बारीक दाने होते हैं, तो 1000 दानों का वजन कितना निकल कर आएगा? 1000 दानों का वजन लगभग निकल कर आता 3.4 ग्राम, मात्र 3.4 ग्राम जी। चलो वहीं पर यदि मैं आपसे चने की बात करूंगा, चना है, ठीक है, मक्का है, इनके दाने बहुत मोटे होते हैं, बड़े दाने होते हैं इनके। चने के दाने बड़े होते हैं, मक्का का दाना काफी मोटा होता है, ठीक है। तो इनके कितने दाने लेते हैं सर? इनके दाने हम लोग लेते हैं 1000। वेट ऑफ 100 सीड्स, 100 दानों का वजन। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों? 100 दानों के वजन नापने को क्या कहा जाता है? 1000 दानों का वजन मापेंगे तो उसको टेस्ट वेट कहेंगे, 100 दानों को मापेंगे तो इसको क्या कहते हैं सर? इसको कहा जाता है सीड इंडेक्स। इसे क्या कहा जाता है? सीड इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। इसको कहते हैं बीज सूचकांक। जितने भी दाने मोटे होते हैं उनके 100 दानों का वजन सीड इंडेक्स कहा जाता है, और जिनके दाने छोटे होते हैं, बारीक होते हैं, उनका टेस्ट वेट निकाला जाता है। जैसे सरसों है, गेहूं है, ठीक है, अलसी है, उनका टेस्ट वेट निकाला जाएगा। बारीक दानों का टेस्ट वेट होता है, मोटे दानों का क्या होता है? सीड इंडेक्स होता है। तो ये चीज भी याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, कि भाई व्हाट इज टेस्ट वेट। उसमें लिखा रहता है वेट ऑफ 1000 सीड्स, वेट ऑफ 100 सीड, वेट ऑफ 10 सीड, इस तरीके से ऑप्शन मिलता है। 10 दानों का वजन, 100 दानों का वजन, 1000 दानों का वजन बन जाएगा। बोले यस, बिल्कुल। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे जी। आपने यदि बैगन को देखा होगा तो स्टूडेंट्स बैगन का फ्रूट टाइप क्या है? बैगन का फ्रूट टाइप, फ्रूट टाइप जिसे हम लोग कहते हैं फल का प्रकार, फल का प्रकार कहा जाता है। तो सर फल का जैसे आप छोटी सी बेर देखोगे और ये बड़ा है, बस फर्क इतना है, क्या ये बेर के जैसे ही है? बेर छोटा सा होता है देखने में, जामुन छोटी सी होती है देखने में, लेकिन यदि इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया जाए तो क्या बैगन जैसे ही होगा? बोले हाँ सर। तो क्या इसका फल का प्रकार बेरी के समान है? बेरी मतलब जो क्या हो आपका, ठीक है, गोल मटोल टाइप का हो? बोले हाँ सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। अब बच्चों इसके बाद में आपसे पेपर में पूछ लिया जाए
कि भाई बताइए, क्या बैगन कई बार कड़वा लगता है? कड़वा? बोले हाँ सर, इसमें क्या होता है, बिटर टेस्ट होता है। बिटर टेस्ट, कड़वा लगता है। जैसे कई बार आप लोग जो है करेला खाते हैं, करेला भी कड़वा लगता है क्या? बोले हाँ सर, करेला तो वैसे ही कड़वा होता है। तो यदि मैं आपसे पूछूंगी, बताइए इसमें जो कड़वापन होता है, बिटर टेस्ट होता है, ये किस कारण से होता है? तो क्या कोई कारण है जिस कारण से हमारा बैगन कड़वा होता है? नाम बताओ, किस कारण से बैगन कड़वा होता है? जी, नाम है ग्लूको एल्केलाइड। ग्लूको एल्केलाइड या ग्लाइको एल्केलाइड। ग्लूको या बोलने वाले ग्लाइको बोलते हैं, तो हालांकि ग्लाइको है लेकिन लिखने में अलग अलग हो जाता है वो। ग्लाइको एल्केलॉइड्स। जी, ये क्या है? तो सर ये बैगन में कड़वापन है, जो बैगन कड़वापन ठीक होता है, ठीक है, वो ग्लूको एल्कलाइड के कारण से या ग्लाइको एल्कलाइड के कारण से होता है। चलिए ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। अब बच्चों ये बताइए, ये बैगन जो हमारा है, क्या ये C3 पौधा है, क्या ये C4 पौधा है? कौन सा पौधा है ये? C3 पौधा है या C4 पौधा है? जानना चाहेंगे आपसे। ऐसे पौधे, ठीक है, जिनकी हाइट इंसानों की हाइट से छोटी हो उसे C3 कहते हैं। ऐसे पौधे जिनकी हाइट इंसानों की हाइट से बड़ी हो उसे C4 पौधे कहते हैं। जैसे आम की हाइट हमसे बड़ी होती है, आम हमसे क्या होता है, बड़ा होता है, इंसानों की हाइट से ऊपर जाती है। मक्का का पौधा बड़ा होता है। गन्ना, गन्ना का पौधा भी इंसानों की हाइट से क्या होता है, बड़ा होता है। C3 पौधे क्या होते हैं सर? ऐसे पौधे जिनकी हाइट क्या होती है, छोटी होती है। तो छोटी हाइट सोयाबीन है, चना है, गेहूं है, सरसों है, आलू है, मिर्च है, बैगन है, टमाटर है, अदरक है, लहसुन है, प्याज है। इनकी हाइट क्या है सर? छोटी है। तो जिनकी हाइट छोटी होती है वो C3 पौधे कहलाते हैं। ये इसकी एक ट्रिक है समझने के लिए। बोले यस, बन जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जाएगी आप लोगों को, बनेगा। बोले हाँ बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब ये बताइए बच्चों, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया ये LDP प्लांट है या ये SDP प्लांट है या ये DNP प्लांट है, ठीक है, या ये ऑल ऑफ दीज है, कौन सा पौधा है ये? क्या ये LDP पौधा है, ये SDP पौधा है या DNP पौधा है? कौन सा पौधा है बैगन? ऐसे पौधे, ठीक है, जिन्हें ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो सर उन्हें कहा जाता है, ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट। क्या कहा जाता है? उन्हें लॉन्ग डे प्लांट के नाम से जाना जाता है, जिन्हें ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। LDP का मतलब क्या होता है? लॉन्ग डे प्लांट, मतलब दीर्घ प्रकाश पौधे, जिनको ज्यादा प्रकाश चाहिए होता है। तो ज्यादा प्रकाश कब निकलता है सर? ज्यादा प्रकाश निकलता है रबी की फसल। रबी फसल भैया सर ठंडी में सुबह से धूप निकल जाती है, ठंड के मौसम में सुबह से धूप निकल जाती है और रात काफी शाम तक धूप निकलती है, लेकिन हमें ठंड के कारण से एहसास नहीं होता है, इसलिए हमें गर्मी बस में ज्यादा गर्मी लगती है। ठंड के समय में क्यों नहीं लगती? क्योंकि ठंड के समय में ठंड का मौसम रहता है लेकिन धूप सुबह से निकल जाती है। तो जितनी भी रबी की फसल है वो सब की सब लॉन्ग डे प्लांट मानी जाती है। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। SDP का मतलब क्या होता है? SDP का मतलब होता है, ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट मतलब कम प्रकाश वाले पौधे, कम प्रकाश
पौधे। कम प्रकाश वाले पौधे कौन से होंगे? तो सर जिनको कम धूप चाहिए। और धूप कब कम निकलती है? सर धूप निकलती सबसे कम कब? जब कौन सा मौसम हो? सर खरीफ का मौसम, मतलब बारिश का मौसम हो। किसका मौसम हो? खरीफ वाला मौसम हो। तो बोलिए यस, खरीफ के मौसम में क्या होती है? धूप कम निकलती है। रबी के मौसम में क्या होती है? धूप ज्यादा निकलती है। तो खरीफ के मौसम मतलब इसमें आपका क्या जाएगा? रबी वाले में क्या जाएगा? गेहूं है, ठीक है, क्या है? गेहूं के बाद में क्या जाएगा हमारा? चना है, सरसों है, ये इसमें आ जाएगी। खरीफ में क्या है सर? मक्का, सोयाबीन, धान, ये इसमें आ जाएगा हमारा खरीफ में। डीएनपी का मतलब होता है प्रकाश निष्प्रभावी। डीएनपी का मतलब क्या होता है? डीएनपी का मतलब होता है डे न्यूट्रल प्लांट। क्या होता है? डे, ठीक है, न्यूट्रल प्लांट। बोले यस सर, नाम तो सुना हुआ है जी। सुना है क्या डे न्यूट्रल प्लांट? बोले यस, डे न्यूट्रल प्लांट। इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश निष्प्रभावी पौधे। प्रकाश निष्प्रभावी पौधे ऐसे पौधे जिन्हें प्रकाश की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। मिल जाए तो भी ठीक, ज्यादा मिल गया तो भी ठीक, कम मिल गया तो भी ठीक। तो बैगन एक ऐसी फसल है जिसको आप 12 से 12 महीने देखते होंगे मार्केट में, हाँ या ना? यदि आप मार्केट गए हैं तो क्या आपको बैगन मिल जाएंगे? बोले हाँ मिल जाएंगे। तो क्या इसे हम वर्ष भर खेतों में लगा सकते हैं? बोले हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। तो जिसे हम कभी भी लगा सकते हैं, मौसम से इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये कौन सी फसल होगी? डीएनपी फसल होगी, क्योंकि ये वर्ष भर किसी भी मौसम में हो जाएगी, ठंडी में, बारिश में, गर्मी में, हमेशा हो जाएगी। ऑल सीजनेबल क्रॉप जो होती है, जिसे आप कभी भी लगा सकते हो, उसे हम लोग डीएनपी प्लांट के नाम से जानते हैं। जिसे केवल आप कब लगाओगे? ठंड के समय में। रबी की फसल जो होती है उसे फिर एलडीपी कहते हैं। और जिसे बारिश के मौसम में लगाते हैं, मतलब खरीफ के मौसम में लगाते हैं, उसे एसडीपी कहते हैं। याद रखिएगा, पेपर में हर साल यहां से क्वेश्चन आना तय ही रहता है। हर साल क्वेश्चन बनते हैं। फसल का नाम दिया जाता है, पूछा जाएगा भैया बताओ एलडीपी प्लांट कौन सा है, डीएसपी वाला, सॉरी आपका एसडीपी वाला प्लांट कौन सा है, और डीएनपी वाला प्लांट कौन सा है। तो प्लांट के नाम पर हर साल पेपर में क्वेश्चन आते ही आते हैं। बन जाएगा। चलिए, अब इसके बाद में बच्चों आप लोगों से, ठीक है, कुछ खास क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, उसी पर जरा चर्चा करते हैं। पहला स्टूडेंट्स, बैगन आप लोगों ने देखा होगा, कुछ बैगन जो है वो आप लोगों के ऐसे लंबे होते हैं। ऐसे लंबे वाले बैगन देखा क्या आप लोगों ने? जो इस टाइप से लंबे से बैगन होते हैं, काफी लंबे वाले। बोले हाँ बिल्कुल देखा है। एक बैगन आप लोगों ने जो है वो इस तरीके से देखा होगा, इस टाइप से गोल मटोल वाला। बोले हाँ सर ये वाला भी देखा है, इस टाइप का बीच मीडियम साइज वाला। और एक होता है इस टाइप से आलू के जैसे गोल मटोल वाला, आलू जैसे गोल मटोल। ये 3 टाइप के बैगन होते हैं मार्केट में। 3 टाइप देखा, एक गोल होता है सेब के जैसे गोल मटोल, एक मीडियम साइज वाला, बोले यस, और एक थोड़ा सा लंबे साइज वाला। ठीक है, तो अलग अलग सब्जी के लिए अलग लेकर आते हैं हम लोग। यदि हमें, ठीक है, बैगन का क्या खाना, चटनी खाना है, तो उसकी अलग बनती है। ठीक है, बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक्चुअल में, ठीक है, होते कैसे हैं। आप देख लीजिए पहले, क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये दिखते कैसे हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी थोड़ी समझने में। ठीक है, तो आइए आपको पहले सारे बैगन के टाइप दिखा दे रहे हैं। ये मार्केट में बैगन अवेलेबल हैं, पहले देख लीजिए। दिखा इसलिए रहे हैं क्योंकि आपने नहीं देखा है जी। तो देख लिया आपने। ये बेसिकली आप लोगों को 3 कलर में नजर आ रहे हैं। एक ज्यादा बैगनी रंग है, एक लाइट वाला है, ठीक है, पिंक कलर का हल्का सा, और एक ग्रीन वाला है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। ये 3 तरीके के मिलते हैं। एक इसमें गोल था, एक थोड़ा सा, ठीक है, ये तीनों थे क्या, जरा देखो, एक लंबा था,
एक मीडियम साइज का था और एक गोल साइज का था। बोले हाँ सर 3 टाइप के नजर आ रहे हैं। तीनों की वैरायटियां पूछी जाती हैं, तीनों की वैरायटियां पूछी जाती हैं हम लोगों से जी। यदि आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाए कि भी बताइए पूसा पर्पल जो है वो कौन सी वैरायटी है, पूसा पर्पल किसकी वैरायटी, पूसा पर्पल बताओ जरा मुझे। पूसा पर्पल सर खत्म, बैगन की वैरायटी है। पूसा पर्पल जो है, पूसा पर्पल किसकी वैरायटी है सर, पूसा पर्पल जो वैरायटी है ये है बैगन की। बोले चलिए ठीक भाई, क्लियर है। पूसा क्रांति, पूसा क्रांति किसकी वैरायटी, पूसा क्रांति सर ये भी लंबे वाली है जी, याद रखिएगा। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। फिर फ्रेंड्स आप लोगों के किसका समान, तो ये गोल और ये अंडाकार बोल सकते हैं क्या, अंडाकार, क्योंकि अंडे के समान हो रही, अंडा कुछ ऐसा ही होता है, हाँ या ना। अंडा गोल थोड़ी होता है, अंडा अलग शेप का होता है थोड़ा सा, गोल ये है, ये अंडाकार है। तो अंडे के समान वाली दिया जाए तो, अंडाकार यदि वैरायटी दिया जाए तो फ्रेंड्स अंडाकार वाली यदि वैरायटी यदि हमसे पूछा जाए तो ये है पूसा उत्तम, पूसा उत्तम, याद रखना पूसा उत्तम इसकी वैरायटी है। बोले यस। पूसा बिंदु इसकी वैरायटी है, पूसा उत्तम और पूसा, ठीक है, बिंदु ये वैरायटी इसकी होती है। बोले यस। पूसा बिंदु के बाद में पूसा अनमोल, अनमोल याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, केवल एक बार पढ़ना है, पता रहे कि हाँ इस नाम से कुछ आएगा तो बन जाएगा। चलिए फिर गोल वाली में क्या है, गोल वाली में क्या है, तो सर गोल वाली में आती है पूसा उपहार, पूसा उपहार आती है। बोले चलिए भाई ठीक है, बन जाएगा जी। तो इस तरीके से आप लोगों से वैरायटियां भी पूछी जाती हैं। क्या बैगन के बीजों को डायरेक्ट आप खेतों में लगा दोगे, यदि आपको बैगन की फसल लगाना है, ठीक है, तो क्या आप डायरेक्ट खेतों में लगा दोगे कि भैया चलो आज बैगन लगाते हैं, तो खेत में गए बीजों को लेकर आए और लगा दिए, क्या ऐसा कर सकते हैं आप। बोले सर नहीं, बिल्कुल नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जा रहा भाई जी, क्योंकि सर जो बैगन होते हैं इनके बीज बहुत ज्यादा बारीक होते हैं, इनके बीज कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा बारीक होते हैं। पौधा क्या होगा सर, पौधा जो है डैमेज हो जाएगा यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो, ठीक है, तो ये मिट्टी में आसानी से नहीं हो पाएगा नॉर्मली। तो क्या हमें इसके लिए नर्सरी तैयार करना पड़ेगा, क्या इसके लिए खेत के किसी हिस्से में हमें नर्सरी तैयार करना पड़ेगा जी। नर्सरी का मतलब क्या होता है, पहले से छोटे छोटे पौधे तैयार कर लेते हैं, बीज डालेंगे खेत के किसी एक हिस्से में और यहां पर क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे पौधे तैयार हो जाएंगे। जब ये छोटे छोटे पौधे तैयार हो जाते हैं तो फिर इन्हें क्या करते हैं, मुख्य खेत में ले जाकर शिफ्ट कर देते हैं। तो बोले हाँ सर नर्सरी लगाएंगे, नर्सरी लगाई जाएगी। तो नर्सरी लगाएंगे स्टूडेंट्स यदि हम 1 हेक्टेयर में, 1 हेक्टेयर में, तो 1 हेक्टेयर बराबर कितने एकड़ जमीन होता, जरा ये बता दो। ये तो कई बार बेसिक सा क्वेश्चन आ चुका है कि भैया 1 हेक्टेयर में कितनी जमीन होती है, जरा मुझे बताइए। 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ जमीन आती है। कितनी जमीन आती है, 2.47 एकड़ जमीन आती है। बोलिए यस। इतनी जमीन में यदि हमें क्या करना है, नर्सरी लगाना, इतनी ज्यादा जमीन में नर्सरी यदि हमें लगाना है, ठीक है, लगाना है कितनी सारी जमीन में नर्सरी,
बोले सर नहीं, इतनी ज्यादा जमीन में यदि नर्सरी लगा देंगे तो पूरा जिला जो है उसको अपन क्या कर सकते हैं, बैगनी, ठीक है, फसल से बो सकते हैं पूरे जिले को, क्योंकि लगभग 2.5 एकड़ जमीन में जब पौधे तैयार होंगे तो अरबों खरबों पौधे तैयार हो जाएंगे, छोटे छोटे पौधे। तो फिर तो सभी के खेत, पूरे जिले के खेत में सिर्फ बैगन ही लगेगा। तो सर नहीं, क्वेश्चन ऐसा नहीं बनता है। 1 हेक्टेयर जमीन में लगाने के लिए, ठीक है, हमें कितने स्थान की आवश्यकता पड़ेगी नर्सरी के लिए, ये पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि बैगन को 1 हेक्टेयर में लगाने के लिए, ठीक है, नर्सरी कितने स्थान में होनी चाहिए। मतलब भैया आपका कितना एकड़ खेत है, आपका खेत है 1 हेक्टेयर का, 1 हेक्टेयर का आपका खेत है, तो आप नर्सरी कितनी जगह में लगाओगे तब उस 1 हेक्टेयर में सही जगह आप पौधे लगा सको। 1 हेक्टेयर में आपको पौधे लगाना है, पूरा 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ जमीन में आपको बैगन लगाना है, तो आप खेत का कितना हिस्सा लेंगे और उसमें आप जो है क्या तैयार करोगे, नर्सरी तैयार करोगे। तो कितनी जगह लगेगी आपको कि इतनी जगह की नर्सरी के पौधे से पूरा 2.5 एकड़ कवर हो जाए। क्योंकि यदि कम हो गया तो फिर कहां से लाओगे बैगन, और यदि ज्यादा हो गया तो कौन खरीदेगा उस बैगन के पौधों को। तो भैया मेंटेन करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। जैसे आप मान के चलिए घर में खाना बनाते हैं तो मम्मी क्या करती हैं, लिमिट से खाना बनाती, कम हो गया तो भी दिक्कत, ज्यादा हो गया तो भी दिक्कत। तो भैया बैगन के पौधे यदि आप तैयार करोगे तो भैया खेत में यदि आप लगाओगे तो लगभग, ठीक है, 21 से 28 दिन का समय लग जाता है। नर्सरी तैयार करने में लगभग 21 से 28 दिन लग जाते हैं, तब जाके पौधा जर्मिनेट होता है, बड़ा होता है, और 21 से 28 दिन के अंदर में फिर हम क्या करेंगे, उसको खेत में शिफ्ट कर देते हैं। और यदि मान चलो कम पड़ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर 21 से 28 दिन रुकना पड़ेगा हमें। और यदि ज्यादा हो गए तो महंगा बीज आता है, हजारों रुपए का बीज आता है। तो नर्सरी कितने स्थान में होनी चाहिए, ये लगातार पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में सभी के लिए कॉमन हो सकता है। कितनी जगह की आवश्यकता पड़ेगी, 1000। ओके, 1000 मात्र 250 मीटर स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। कितनी, 250 मीटर स्क्वायर जगह की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे हम लोग 250 वर्ग मीटर बोलेंगे। इतनी जमीन में आप पौधों को लगा देंगे, मतलब ठीक है, क्या कर देंगे, जो उसके दाने हैं, उसके जो सीड है, उस सीड को आप बिखेर देंगे, ठीक है, और 21 दिन बाद में पौधे तैयार हो जाएंगे। उन पौधों को आप अपनी जमीन में लगा दीजिएगा, जगह, ठीक है, आपकी पूरी फुलफिल हो जाएगी, बीज आपके, ठीक है, खराब नहीं होंगे, जो पौधे तैयार होंगे वो पूरे लग जाएंगे इतनी जमीन में। तो नर्सरी भी तो तैयार करना पड़ता, अपने मन से थोड़ी तैयार कर देंगे। किसी ने कहा भैया 1 एकड़ में जो है हमें क्या करना है, बैगन लगाना है, तो पता चले आधी एकड़ में हमने जो है नर्सरी लगा दी, लाखों की संख्या में पौधा हो गए। भाई जो नहीं समझेगा, जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, ठीक है, इन मामलों में, या एक्सपीरियंस नहीं रखेगा, या तो एक्सपीरियंस काम आता है या तो पढ़ाई लिखाई काम आती है। और एक्सपीरियंस कब काम आता है, जब हम 2-4 लोगों को देख लेते हैं किसानी करते हुए, तब हमें एक्सपीरियंस आता है। और पढ़ा हुआ आदमी सब कुछ जानता है, तो वो फील्ड पर उतरेगा तो वो, ठीक है, हिसाब से करता है, सब चीजों को मेंटेन करता है, बचत करता है। तो याद रखिएगा, यहां से भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब यदि आपसे पेपर में यही क्वेश्चन यदि मैं पूछ लूं कि भैया बताइए, ठीक है, बैगन की पौधों, ठीक है, को कितने दिनों में नर्सरी से खेत में स्थानांतरित करते हैं, कितने दिनों में या कितने सप्ताह में। तो सप्ताह होता है 3 से 4 सप्ताह, जो मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूं। नर्सरी खेत से कब जाती है, मतलब खेत में लगने कब जाती है, नर्सरी के स्थान से, जहां आपने नर्सरी तैयार किया उससे आप खेत में कब पहुंचाओगे उसको, जहां आपको लगाना है। 3 से 4
वीक में आप उसको क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो 7×6 = 21 और 7×4 = 28 दिन, याद रखिएगा। यदि दिन में पूछा जाए तो 21 से 28 दिन के बीच में आप नर्सरी अपनी, ठीक है, निकाल कर खेतों में लगा सकते हो। धान में भी ऐसा ही करना पड़ता है। धान की भी रोपाई करते हैं क्या, पहले नर्सरी तैयार करते हैं? बोले सर धान की करते हैं, टमाटर की करते हैं, मिर्च की तैयार करते हैं। तो पहले नर्सरी तैयार करना पड़ता है। तो नर्सरी के लिए जगह और समय पूछा जाता है कि कितना समय लगता है। तो बन जाएगा क्या, यदि आप कोई भी फसल लगा रहे हो तो आपको कितने दिन पहले लगाना पड़ेगा उसको। जैसे मान चलो आप यदि किसी फसल को लगाने का मूड बना रहे हैं कि भाई मुझे अगले महीने फसल लगाना है, तो आपको आज ही रोपाई करना पड़ेगा, तब जाके अगले महीने आप फसल लगा सकते हो। ठीक है, 1 महीने पहले की प्लानिंग रहेगी आपकी किसी भी फसल को लगाने की। चलिए बन जाएगा। अब बच्चों इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए कि भैया बताइए बैगन का पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट प्रोडक्शन कौन कर रहा है? हाईएस्ट प्रोडक्शन, सर्वाधिक उत्पादन। जी, तो फ्रेंड्स सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो देश है वो है चाइना। चीन पहले नंबर पर है, इंडिया सेकंड नंबर पर है। इंडिया कौन से नंबर पर है बच्चों? इंडिया का सेकंड नंबर है, याद रखिएगा। बोले चलिए ठीक है भाई, क्लियर है। अब इंडिया जब सेकंड नंबर पर है तो इंडिया में भी कोई होगा जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन निकाल कर देता होगा। इंडिया में कौन है ऐसा जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन निकाल कर दे रहा है? कोई है जो हाईएस्ट प्रोडक्शन करके दे रहा हो? बोले हाँ सर बिल्कुल। कौन दे रहा है? वेस्ट बंगाल। कौन दे रहा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। पश्चिम बंगाल और, ठीक है, कर्नाटक जो है ये सबसे ज्यादा क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन निकाल कर दे रहे हैं। बोले चलिए भाई ठीक है, क्लियर है। अब आप मुझे बताइए क्या बैगन को कभी भी लगा सकते हैं, मतलब वर्ष भर यदि हम चाहें तो क्या किसी भी मौसम में लगा सकते हैं? रबी में, खरीफ में, जायद में, कभी भी लगा सकते हैं क्या? बोले हाँ, कभी भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बैगन को लगाने में। आपको रबी में लगाना है आप रबी में लगाइए, यदि आपको खरीफ में लगाना तो आप जो है खरीफ में लगाइए, यदि आपको जायद में लगाना तो जायद में लगाइए। चलिए, तो यदि मैं आप लोगों को, ठीक है, पूछूं कि भैया बताओ इसे रबी में कब लगाते, रबी के समय में कब लगाते हैं? यदि मैं आपसे पूछूं भैया इसको खरीफ के समय में कब लगाते हैं, और नॉर्मली खरीफ का समय कब से चालू होता है, रबी का समय कब से चालू होता है, और जायद का समय कब से चालू होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जी, रबी में आप कोई भी फसल लगा रहे हो, चाहे आप गेहूं लगा रहे हो, ठीक है, या आप बैगन लगा रहे हो, कोई भी चीजें, इसमें मुख्य फसल आपकी क्या आती है? इसमें आती है आपकी गेहूं, सरसों जैसी आप फसलों का चुनाव करते हैं इसमें, वीट एंड मस्टर्ड, इन चीजों को आप लगाते हैं रबी के मौसम में। कब लगाते हो भाई? रबी का मौसम कब से चालू हो जाता है? रबी का मौसम कब चालू होता है बताओ? अक्टूबर नवंबर, वेरी गुड, बहुत शानदार। अक्टूबर नवंबर जो है, जी, अक्टूबर नवंबर जो है इसका क्या होगा, राइट आंसर निकल कर आएगा। चलो बन जाएगा, यहां से यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अक्टूबर नवंबर में हम लोग जो है रबी की फसल लगाते हैं, तो मतलब बैगन भी इसी समय में लगा देंगे। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। चलो इसके बाद में आप मुझे बताइए खरीफ की फसल कब लगाते हैं? खरीफ की फसल, सर खरीफ की फसल जब बारिश चालू होती है, जून जुलाई। जून जुलाई जो है कब क्या करते हैं इसमें सर? जून जुलाई में ही खरीफ की फसल लगाई जाती है। चलो ठीक है, बैगन भी इस समय में लगा सकते हैं। फिर हमें जायद की फसल लगाना है, कब लगाएंगे जायद की फसल? तो सर जायद की फसल लगाई जाती है कब? जनवरी फरवरी, कि फरवरी मार्च, या मार्च अप्रैल?
तो स्टूडेंट्स इसे लगाया जाता है फरवरी और मार्च में। याद रखना, ये जो समय होता है फरवरी मार्च वाला, इस समय जायद की फसल लगा दी जाती है। तो ये ऑल सीजनेबल वाली है, ये सभी मौसम में लगाए जाने वाली फसल मानी जाती है, इसलिए इसको हम लोग डीएनपी प्लांट कहते हैं। डीएनपी प्लांट कहा जाता है। यदि कभी आ जाए तो आप लोगों से बनना चाहिए। क्लियर है क्या? दिक्कत तो नहीं जाएगी? चलिए, बनेगा। आइए आगे चर्चा करते हैं इसमें। अब इसके बाद में आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाए, ठीक है, कि भैया बताइए, यदि हमें बैगन को क्या करना है, स्टोर करना है, तो क्या हम बैगन को स्टोर कर सकते हैं, भंडारित? क्या हम बैगन को भंडारित कर सकते हैं? मतलब मुझे उसको जो है रोक कर रखना है। जैसे आज हमने गेहूं तुड़ाई कर लिया, मक्का की तुड़वाई कर लिया, मक्के के रेट नहीं मिल रहे हैं, गेहूं के रेट नहीं मिल रहे हैं, तो हम गेहूं को जो है साल साल भर रख लेते हैं सुखाकर, धूप दिखाकर नहीं रखते क्या? किसान देखा होगा, जो भी किसान गेहूं की तुड़ाई करता है उसके बाद में कम से कम 1-2 दिन तो धूप दिखाता ही दिखाता है, 2 दिन की धूप दिखाता है, फिर जाके किसी व्यापारी को बेचता है, या ठीक है अपने लिए खाने के लिए रखता है तो उसको 3-4 दिन धूप दिखाता है। यदि खाने के लिए रखेगा तो 3-4 दिन धूप दिखाता है, क्योंकि अच्छी सूखना चाहिए, और सूखने से वजन कम हो जाता है। लेकिन यदि वो बेचता है तो कम से कम 2 दिन की धूप निकाल कर, ठीक है, दिखाकर बेच देता है। बोले हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो क्या जैसे गेहूं को, मक्का को हम सुखाकर बाद में बेचते हैं, ठीक है, या सुखाकर घर में रख लेते हैं, भंडारित कर लेते हैं, हमें फिर गेहूं है हम पिसवाकर नहीं खाते क्या? मक्का है पिसवाकर खाते हैं, 4-4 5-5 महीने पुरानी मक्का को खाते हैं। तो स्टोरेज करते हैं? बोले हाँ बिल्कुल स्टोरेज करते हैं। तो क्या हम बैगन को स्टोर कर सकते हैं, हाँ या ना? यस एंड नो? नहीं करते? चलिए, तो बेटा हर फसल को स्टोरेज किया जाता है, हर फसल को स्टोरेज किया जाता है। किसी भी फसल की आप बात करो उसको स्टोरेज कर सकते हैं। बस कुछ फसलों को ज्यादा समय तक स्टोरेज कर सकते हैं, कुछ फसलों को कम समय तक स्टोरेज कर सकते हैं। तो यदि मुझे बैगन को स्टोरेज करना है तो फ्रेंड्स ये 7 से 10 दिन तक स्टोरेज हो जाएगा। कितने दिनों तक? 7 से 10 दिन। और सब्जियों में 7 से 10 दिन बहुत बड़ा, ठीक है, फेरबदल कर देता है। यदि आज टमाटर के, ठीक है, या मिर्च के, धनिया के रेट कम है, आज कम है, जरूरी नहीं कि 1 हफ्ते बाद कम हो, ठीक है। सब्जियों के रेट हर 1-2 दिन में क्या होते हैं, कम ज्यादा होते रहते हैं, ठीक है। हफ्ते भर एक सा रेट कभी नहीं मिलता है, एक समान रेट कभी नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। 7 से 10 दिन तक क्या कर सकते हो आप, इसको स्टोरेज कर सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा भैया स्टोरेज करने के लिए, कि खेत से तुड़ाई किए और लाके जो है पन्नी में पैक करके रख दिए, क्या ऐसा स्टोरेज होगा? तो बोले सर इसे जिस कमरे में आप स्टोर करके रखोगे, जिस कमरे में आप इसे स्टोर करके रखोगे वहां पर कम से कम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, बस 10 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए मात्र। जिस कमरे में रखेंगे वहां पर टेम्परेचर कितना हो, मात्र 10 डिग्री सेल्सियस तापमान हो, सिर्फ इतना, इससे ज्यादा ना हो। चाहे तो आप 7.5 तक रख सकते हो, 7.5 से 10 के बीच में, बस ये टेम्परेचर में हमें रखना है, इससे ज्यादा तापमान में नहीं रखना है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो इसमें आप 7 से 10 दिन तक रख सकते हो, और यदि आपको रेट कम ज्यादा मिलेगा तो उस हिसाब से आप जो है मार्केट में बेच सकते हैं। तो ऐसा किया जाता है, ऐसा किया जाता है भाई। हमारे देश से दूसरे देश में यदि हमें बैगन पहुंचाना है बेचने, तो ये तो आज बैगन हमने तोड़ा, 2 दिन बाद यदि खराब हो जाता तो फिर ट्रांसपोर्ट कैसे होता?
बोले सर ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत जाती बहुत ज्यादा मात्रा में। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है जी। तो हमें क्या करना होता है, हमें स्टोरेज भी करना होता है। हालांकि किसान नहीं करते, आम किसान नहीं करते, कभी भी नहीं करते। किसी ने भी टमाटर को, बैगन को स्टोर नहीं किया, क्योंकि उनके पास में वैसी, ठीक है, व्यवस्थाएं नहीं है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, लेकिन याद रखिएगा यदि आ जाए तो बनना चाहिए, स्टोरेज हो जाता है। चलिए अब बच्चों इसके बाद में यदि आप लोगों से पेपर में, ठीक है, पूछ लिया जाए कि भैया बताइए क्या इसमें हम लोग FYM का प्रयोग कर सकते हैं खाद में, क्या खाद में FYM का प्रयोग होगा? सर FYM मतलब होता है फार्म यार्ड मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर मतलब होता है गोबर की खाद। बोले सर कोई भी फसल हो, दुनिया की कोई भी फसल हो, उसमें गोबर की खाद आप डाल सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं जाती, क्योंकि मिट्टी के लिए वरदान माना जाता है गोबर की खाद। मिट्टी के लिए क्या है? वरदान है। तो यदि आपको गोबर खाद डालना है और आपके पास में खेत है, कितना खेत है आपके पास में? आपके पास में खेत है 1 हेक्टेयर, मतलब 2.47 एकड़ जमीन आपके पास में है। ये जमीन आपके नाम पर हमने कर दी है, ठीक है। तो इस जमीन में यदि आपको क्या करना है, खेती करना है, कोई भी खेती करना है, बेसिकली सब्जी वाली कोई भी खेती दी आपको करना है, और आपके पास में बिल्कुल, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में पहाड़ बराबर गोबर का क्या है, स्टॉक रखा हुआ, कितना डालोगे? क्या पूरा का पूरा पहाड़ लाके डाल दोगे गोबर खाद का, कि पूरा गोबर खाद अपने ही खेत में आने दो 2.5 एकड़ जमीन में? कितना डालते हैं उसका भी अनुपात है बेटा। ज्यादा मात्रा में डाल दोगे तो फसल नहीं होने देगा, फसल को जला देता है गोबर। गोबर फसलों को जला देता है यदि ज्यादा मात्रा में यदि हो जाए तो। उसकी भी लिमिट है, उसकी भी लिमिट है, और इसके भी यंत्र आ चुके हैं डालने के। जैसे आप लोगों ने देखा है वो बाहुबली कटप्पा वाला, ठीक है, तो वो दुश्मन का क्या नाम था उसका? बाहुबली के भाई के पास एक रथ था, क्या रथ? बोले हाँ सर उसके पास में एक रथ था। तो जैसा उसका रथ था ना, वैसे उस टाइप की एक मशीन निकली हुई है गोबर खाद को फैलाने के लिए, ठीक है। ऊपर से जैसे आपकी ट्रॉली होती है ना, तो एक पैक ट्रॉली होती है, उस ट्रॉली से गोबर निकलते जाता है, और वो जो, ठीक है, ऐसे फैन टाइप का लगा होता है। जैसे उसमें गोबर आया तो गोबर के वो छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, जो पूरे खेत में बिखरने लगते हैं। इस टाइप की एक मशीन आ चुकी है मार्केट में। हालांकि वो नॉर्मली अभी हमारे इधर नहीं आई है, विदेशों में काफी चल रही है, और इंडिया में भी, ठीक है, कुछ लोगों ने लेकर आए हुए हैं। तो उससे गोबर का जो है क्या किया जा रहा है, बराबर मात्रा में छिड़काव किया जा रहा है। और फिर आपने प्लाऊ है, रोटावेटर का नाम सुना होगा, जो उसको क्या कर देता है बाद में और अच्छे से मिक्स कर देता है। तो आम किसान क्या कर रहा है, आम किसान क्या करता है, ट्रॉली लेकर गया, आधी ट्रॉली कुछ हिस्से में, आधी ट्रॉली कुछ हिस्से में, ऐसे बिखरा देता है थोड़ा थोड़ा करके, और फिर क्या करता है बाद में, प्लाऊ या रोटावेटर चलवा देता है। तो वो भी ठीक होता है, लेकिन उसका भी अनुपात होता है। ऐसा नहीं कि भाई आपने जो है अपने खेत में ले गए 50 ट्रॉली ले जाकर डाल दिए, कि एक ही बार डाल दो जीवन भर के लिए हमारी जमीन उपजाऊ हो जाएगी। जैसे मक्का का पौधा है, आपको पता भी है मक्का के पौधे में एक भुट्टा होने वाला है, एक भुट्टा होने वाला है, तो थोड़ा सा खाद डाल दिए भैया, एक भुट्टा छोटा सा हो रहा, पता चले आपने 1 किलो एक ही मक्के के पौधे के पास डाल दिए, कि अच्छा लंबा भुट्टा हो जाना चाहिए 2-3 हाथ बराबर। क्या ऐसा हो सकता है? बोले सर नहीं, खाद की भी अति नहीं करनी होती है, सबकी एक लिमिट बनी हुई है। तो वो लिमिट पूछी जाती है कि भैया आपको जी 1 हेक्टेयर में क्या करना, गोबर की खाद डालना है किसी भी सब्जी उत्पादन के लिए, तो कितना प्रयोग करोगे? 20 से 25 टन, 20 से 25 टन पर हेक्टेयर। टन, 20 से 25 टन, याद रखिएगा। और एक ट्रॉली में कितने टन आती है? एक ट्रॉली में लगभग लगभग 5 से 6 टन आता है। एक ट्रॉली में कितना आता है? आपके घर में जो भी ट्रॉली होती है ना, ट्रॉली अलग अलग होती है। एक ट्रॉली 120 फीट वाली होती है, एक जो है 80 फीट वाली होती है, कुछ लोग 100 वाली है। कभी यदि आप रेत वगैरह बुलाते हैं, देखना, रेत बुलवाने वाले यदि रेत वो अपने लिए बुलवाते हैं तो वो 120 फीट लंबी ट्रॉली में बुलाते हैं। जो ट्रॉली बनती है वो कितने की बनती है? यदि आपने देखा होगा गन्ना, गन्ना जाते हुए देखा होगा, तो उनकी ट्रॉली इतनी लंबी रहती है। गन्ने की ट्रॉली बहुत लंबी रहेगी, क्योंकि उनको पैसा कमाना है।
उनको पैसा कमाना है, क्योंकि ज्यादा लंबी ट्रॉली रहेगी तो ज्यादा गन्ना आ जाएगा। लेकिन वही ट्रॉली वाला यदि आप उससे बोलो कि भैया हमें जो है रेत बुलवाना है, रेत, तो रेत में ये लोग क्या करते हैं, धांधली करते हैं। पैसा कमाने का एक ही जरिया रहता है, ट्राली को कटवा लेते हैं, ट्राली को कर लेंगे छोटा, ट्राली को कटवा के कर लेते हैं छोटा, 120 फीट से 80 फीट कर लेते हैं, मतलब 40 फीट ट्राली क्या कर दी है, छोटी कर दी है। उसका पैसा ये लोग कमाते हैं, क्योंकि जितने में ये रेत मार्केट में बेचते हैं उतने में उनको मिलती है, उतने में ही रेत मिलती है। और वो लोग क्या करते हैं, रेत लाएंगे नदी से, फिर लाएंगे, एक स्टॉक करते हैं, स्टॉक करके फिर आपने बुलाया, आपके घर लेकर आते हैं, फिर खाली करते हैं, आने जाने का किराया वो सब इसी से वसूल हो जाता है, ट्राली छोटी करवाने से, याद रखिएगा। ठीक है, तो कौन सी ट्राली, लगभग 100-120 फीट वाली ट्राली यदि आप देखोगे तो 5 से 6 टन आसानी से क्या जाता है, गोबर खाद आ जाता है। नहीं तो कभी गोबर खाद भरना, और कहीं भी आसपास में कोई कांटा यदि हो, इलेक्ट्रिक वाला कांटा जहां पर गन्ने वगैरह को मापा जाता है, तोला जाता है, वहां पर आप कभी एक बार एक भरी ट्रॉली को मेजर करके देखना, पता चल जाएगा। ये सब प्रैक्टिकल है, हम लोग करते हैं, इसलिए आपको उसका अनुभव शेयर करते हैं, क्योंकि ये पेपर में आ चुके हैं, आता है। तो कितनी ट्रॉली लगेगी आपको, यदि मान चलो आपके पास में 2.5 एकड़ जमीन है तो कितनी लगेगी, कितनी ट्रॉली लगेगी 2.5 एकड़ जमीन में? एक ट्रॉली में 5 से 6 टन आता है, तो सर लगभग लगभग हमें 5 ट्रॉली लगेगी, नहीं लगेगी? सर बिल्कुल लगेगी, 5 ट्रॉली के आसपास में हम डाल सकते हैं। यदि किसी के पास में मान चलो 1 एकड़ जमीन है तो फिर क्या लगेगा सर, भाग दे देंगे, 1 एकड़ में भाग दे देंगे, इससे भाग दे दो, निकल जाएगा आपके 1 एकड़ का। तो इस तरीके से आप लोगों को डालना है। बनेगा क्या, पेपर में पूछा जाता है भाई कितने टन लगेगा, तो सर 20 से 25 टन लगता है, बोले यस बिल्कुल बनेगा। तो ये आप लोगों का पूरा टॉपिक कवर करा दिए हमने बैगन का। आई होप आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। सर जी